टॉपर बच्चे तुमसे आगे क्यों निकल जाते हैं अगर तुम भी उन बच्चों। अब बात कर लेते हैं मेन स्ट्रैटेजी की कि नोट्स ऑनलाइन परचेज करने हैं या खुद के बनाने हैं। तो भाई लास्ट में अब एक गोल्डन रूल मैट्रिक्स देख लेते हैं। क्या इस बार 2026 के अंदर क्लास 10th के सिलेबस में कुछ बदलाव आया है? क्लास 10th स्टार्ट हो चुकी है और तुम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हो कि कौन सी बुक परचेज करनी है, तो चिंता मत करो, तुमने बिल्कुल ना सही वीडियो देखनी स्टार्ट की है। इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। कंफ्यूजन जैसे कि कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या 10th का सिलेबस चेंज हुआ है इस बार या नहीं, और भाई 10th क्लास में आ गए पर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, एनसीईआरटी करें या फिर हेल्प बुक करें कोई। और अगर नोट्स में भी कंफ्यूजन रहता है ना कि नोट्स अपने बनाए या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर ले या फिर अपने किसी दीदी भैया के पुराने नोट्स ले ले, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके ये सारे डाउट्स तो एकदम क्लियर होने वाले हैं। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बच्चों, मजा आने वाला है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है बच्चों आपका नई वीडियो के अंदर। कैसे हो आप लोग? तो प्यारे बच्चों, हम ना इस वीडियो के अंदर मेनली इन 4 सवालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको डिटेल में विस्तार से पूरे इन सवालों का जवाब देने वाला हूं। बस आपको ना ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पहला सवाल हमारे पास है, क्या इस बार 2026 के अंदर क्लास 10th के सिलेबस में कुछ बदलाव आया है? तो भाई देखो, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि इस साल क्लास 9th का जो सिलेबस है ना वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो क्या क्लास 10th का सिलेबस भी चेंज हुआ है? तो भाई अगर मैं आपको साफ शब्दों में और बिल्कुल डायरेक्टली बताऊं तो इसका आंसर है नो। कोई भी चेंज इस बार सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने क्लास 10th के सिलेबस में अभी तक नहीं किया। तो प्लीज बच्चों किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दो। मैं देखता हूं बहुत से यूट्यूब चैनल वाले कुछ बता रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने वाला है, हो सकता है 9th का चेंज हुआ है तो 10th का भी चेंज होगा। तो प्लीज बच्चों ना इन सब अफवाहों पर ध्यान मत दो, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके, ठीक है, चेंज वेंज जब भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। पर फिलहाल के लिए कोई सिलेबस के अंदर चेंज नहीं है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं बुक्स की। क्लास 10th के अंदर ना हमें कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए? एनसीईआरटी यूज करे या फिर कोई हेल्प बुक यूज करे या फिर भाई कोई आपको कुछ सजेशन दे रहा है, आपको कोई कुछ बात बता रहा है, तो क्या हमें करना चाहिए? बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी ना, तो बेटा मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जो आप लोगों की प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो है एनसीईआरटी। आप देख भी सकते हो ये जो इतना सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इतना सारा वेटेज जिसका है वो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का ही है। सीबीएसई के अंदर डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं और सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक को रिकमेंड ही इसलिए कर रखा है क्योंकि आपको पढ़नी ही वही है। बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो इधर उधर की किताबों पे चले जाते हैं पर एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ो। फिर उसके बाद ना एक और पुस्तक है, अगर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना बेसिकली बच्चों एमसीक्यू के लिए रहती है। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो भाई आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी पड़ेगी। और फिर भाई इसके साथ साथ आपको एक कोई रेफरेंस बुक या जिसे आप गाइड बोल सकते हो या हेल्प बुक बोल सकते हो, वो आपको उठानी पड़ेगी, साथ साथ आपको लेके चलनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बच्चे ना इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक को ना पैरेलली लेके चलना है हमें। तो भाई अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अब यहां तक आ गए हो तो रेफरेंस बुक भी बता दो ना कौन सी परचेज करनी है। हाँ भाई बता देता हूं, पर सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना भाई, 10 किताबों के पीछे मत पढ़ो। एक किताब आपको परचेज करनी है और उसी किताब को पूरे साल भर आपको रटना है, पूरे साल भर आपको याद करना है। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं, कहीं से किताबें खरीद के ले आते हैं, 10 किताबें, सोचते हैं ज्यादा किताबें होंगी ना तो ज्यादा नॉलेज होगी, हम ज्यादा समझ पाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक किताब को यूज करो और उसे ही पढ़ो और बाद में उसका रिवीजन करो, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है रेदर देन कि आप लोग ना बाजार से कई सारी किताबें लेके आ रहे हो, किसी को अपनी दीदी भैया की पुरानी किताबें मिल रही है और वो उन सब किताबों को पढ़ने बैठ रहे हैं। तो भाई ये प्योर टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक किताब के ऊपर फोकस करना है। तो चलो अब अगर उस किताब की बात करूं ना तो मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशन से बता रहा हूं भाई, हर किसी को कोई सी भी किताब पसंद आ सकती है। अगर तुम मेरी राय जानना चाहते हो तो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं। साइंस के लिए जो मैंने खुद अपने टाइम पे भी यूज की थी और जो आज तक रेलेवेंट है भाई, साइंस के लिए जो हेल्प बुक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो रहेगी बच्चों
हमारे पास लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर एसचांद पब्लिशर की ये आती है बुक। भाई ये मेरे हिसाब से ना बेस्ट बुक है। मैं सभी बच्चों को, अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हें भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ये बुक ले लो। साइंस की, ये 3 पार्ट के अंदर आती है, ठीक है, 3 बुक है मतलब इसकी। और अगर मैथ्स की बात करें ना भाई, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले तो देखो, दोनों के लिए ही एनसीईआरटी मस्ट है। मैथ्स के लिए तो बिल्कुल ही मस्ट है एनसीईआरटी। और इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई हेल्प बुक यूज करनी है तो आर डी शर्मा कर लो। अगर किसी को और ज्यादा लेवल थोड़ा सा अब जाना है तो वो आर एस अग्रवाल भी कर सकता है। वैसे दोनों का लेवल सेम ही है, ठीक है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं मेन स्ट्रेटेजी की। किताबें तो समझ ली अब कौन सी लेनी है, अब पढ़ना कैसे है वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो भाई देखो, सबसे पहली बात है ना कि आप लोगों को भाई रट्टा नहीं लगाना है। आप लोगों को ना एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसे समझना है। और समझने के बाद सिर्फ समझकर छोड़ भी मत देना भाई, आपको ना एक्सरसाइज भी करनी है। लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं ना वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं। मतलब पहले थ्योरी पढ़ो और उसके बाद उसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, फिर चाहे वो साइंस के हो या फिर मैथ्स के हो। तो क्या समझे, रट्टा नहीं मारना, समझ समझ के करना है और समझने के बाद लास्ट में एक्सरसाइज करनी है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं नोट्स की। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं, जो मैंने आपको एक सवाल बताया था शुरू के अंदर कि क्या आप लोगों को नोट्स ऑनलाइन परचेज करने हैं या खुद के बनाने हैं, तो भाई इसका सरल सा जवाब है, आपको नोट्स अपने आप अपने बनाने हैं। क्योंकि जो अपनी हैंडराइटिंग में आप लोगों ने अपने आप बनाए हैं ना, वो सबसे रेलेवेंट नोट्स है भाई। वो आप लोगों के याद भी रहेंगे जब आप बनाते रहोगे। अब बनाने का तरीका देख लेते हैं यार। देखो, मैं देखता हूं कुछ अच्छे बच्चे क्या काम करते हैं, हाइलाइटर लेके आते हैं और पूरी बुक को ना ऐसे हाईलाइट रंगीन करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई प्लीज ऐसे मत करो, सारी चीज हाईलाइट नहीं करनी यार। अगर सारी चीज हाईलाइट करनी है, सारी ही बुक इंपॉर्टेंट है, तो भाई फिर तो एक काम करो, पूरी बुक को ना फोटोकॉपी करा लो और उसे अपनी नोट्स कॉपी बना दो। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना है। तो मतलब जो आप नोट्स बनाने वाले हो ना भाई, तो नोट्स को ना प्लीज लेंदी मत बनाना। नोट्स के अंदर आप ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं उन्हें हाईलाइट करके और अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिखो। अपनी लैंग्वेज का मतलब है हिंदी के अंदर लिखो उसे, ताकि आप लोग उसे समझ सको जब भी आप उन्हें पढ़ने बैठो। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों को नोट्स लंबे नहीं बनाने, आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में नोट्स नहीं पढ़ने। शायद कुछ बच्चे मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे, पर मैं एक पॉइंट बता देता हूं बच्चों। क्योंकि देखो, लास्ट में जब आप वो नोट्स पढ़ने बैठोगे ना भाई, जब आपके एग्जाम होंगे, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि आप लोग उन्हें पूरे रीड कर लो। तो इसलिए भाई लास्ट में ना वो चीज काम आने वाली है जो आपने शॉर्ट समरी बना रखी है उसकी। तो इसलिए भाई नोट्स आप बिल्कुल ना मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बनाओ, ताकि आप लास्ट टाइम तक उन्हें समझ सको। और अपने नोट्स अपने आप बनाना, समझ समझ के लिख लिख के करना, ताकि आपको वो चीजें याद रहे। चलो अच्छा, अब जब तुम यहां तक आ गए हो ना, तो तुम्हें ना एक टॉपर वाली स्ट्रैटेजी बता देता हूं। टॉपर बच्चे तुमसे आगे क्यों निकल जाते हैं, अगर तुम भी उनके वाली ही मेहनत कर रहे हो। वो एक स्टेप आगे इसलिए है क्योंकि भाई वो ना एक स्टेप ऊपर वाली किताब भी पढ़ते हैं। तुम तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करते हैं। टॉपर की ये स्ट्रैटेजी है। अगर आप भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे ना, तो आपके भी बोर्ड के अंदर नंबर अच्छे आने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर मत करना भाई। तो चलो भाई, अब तुम्हें एक बहुत बेहतरीन सी एडवाइस देने वाला हूं। देखो, टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से अब बनाने वाले हो, बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं बन रहा तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। मैं सिर्फ एक गोल्डन बात तुम्हें बताने वाला हूं कि जो भी तुम्हारा टाइम टेबल होगा उसके अंदर ना संडे वाले दिन को अपने पास रखना रिवीजन करने के लिए। क्यों ऐसा है? देखो, ऐसा इसलिए है, सपोज आपने मंडे वाले दिन जो भी चीज पढ़ी, मंडे वाले दिन हमने जो भी चीज पढ़ी, उसके अंदर ना हमारे पास 100% उस चीज की नॉलेज है। 100% हमारे दिमाग के अंदर वो चीज बैठी हुई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ना टाइम बीतता जाएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, तो वो ग्राफ ना डाउन होता चला जाएगा और सैटरडे तक आते आते वही चीज ना बिल्कुल एकदम से भूलने की कगार पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप संडे को इग्नोर कर दोगे ना, तो ये ग्राफ और डाउन हो जाएगा और वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर संडे को आप उसी चीज का रिवीजन कर लोगे ना भाई, तो देखो ये ग्राफ फिर से ऊपर उठ जाएगा। वो चीज आपके दिमाग में ना परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। तो भाई क्या समझ आया इससे? समझ ही आया कि संडे वाले दिन ना खेल कूदने के बाद दोबारा से वही चीज उठानी है आपको जो आपने पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक कंप्लीट की है। कोई भी नई चीज मत प्रैक्टिस करना। तो भाई लास्ट में अब एक गोल्डन रूल मैट्रिक्स देख लेते हैं। मतलब एक एवरेज बच्चे के अंदर और एक टॉपर बच्चे के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, क्यों वो आगे चलता है, वो देखने वाले हैं। तो भाई देखो, एक एवरेज बच्चा ना वही 10 किताबों की तरफ भागता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा होगा उसकी स्ट्रैटेजी उसके माइंड में फिक्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक रेफरेंस बुक। तो
अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स की बात करें तो एवरेज बच्चा वही नोट्स का रट्टा लगाना स्टार्ट करेगा, लंबे लंबे नोट्स बनाएगा। और अगर बात करूं मैं टॉपर बच्चे की, तो टॉपर बच्चा भाई इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखेगा, वो लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके बुलेट पॉइंट्स वाले अपने नोट्स बनाएगा। और साथ साथ अपनी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर भी आप उसके अंदर चीजें ऐड करो ताकि आपको समझ आ जाए। तो यह है टॉपर की स्ट्रैटेजी। तो अगले अगर डिफरेंस की बात करूं मैं मेंटेनेंस की, तो एक एवरेज बच्चा पढ़ता ही चला जा रहा है, उसके पास रिवीजन का समय नहीं है, वो सोच रहा है कि पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं, बाद में से रिवाइज करूंगा। और वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है 1 महीने बाद, और वो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ वो पुराना सारा भूल गया। तो भाई ये स्ट्रैटेजी ना अपनाओ। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है? टॉपर वाली। टॉपर वाली स्ट्रैटेजी क्या है कि संडे को हमें हर हाल के अंदर जो हमने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है वो हमें रिवाइज करना है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। मैं ऐसे आशा करता हूं मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी, और जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था वो सारे वादे अभी तक पूरे कर दिए होंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और हाँ भाई देखो, अगर आपको देखना है मैं कैसा पढ़ाता हूं तो प्लीज एक बार जाके देख लो और वापिस आ जाना पढ़ने के लिए। तब तक ओवर एंड आउट।